किसी एक जिले में जितने अभ्यर्थी होंगे उतने से ज्यादा एक सेंटर पे थे। तो अगर आप उनकी अलग से परीक्षा लेंगे तो उनका स्कोर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक बात। अगर आप स्कोर में नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो फिर तो जिसका छात्र विरोध कर रहे थे वो नॉर्मलाइजेशन वापस आ गया। तो इसलिए सभी लोग मांग कर रहे हैं कि भाई परीक्षा सबके लिए कैंसिल हो, री एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो हंगामा हुआ था उसके जो मुख्य बिंदु थे उस पर अभी तक बीपीएससी अध्यक्ष जी का कोई मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। ईओयू ने बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के समय ही कहा था कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका संदेह के घेरे में है। अखबारों में भी बड़े बड़े पन्नों में छपा, बार बार आती है कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका संदेह के घेरे में है। एक साल में ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि कौन वो 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज री एग्जाम फॉर ऑल। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी में बीपीएससी अध्यक्ष ने साफ साफ बता दिया था कि बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को हम तत्काल प्रभाव से रद्द करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये ऐलान हुआ था वैसे ही हंगामा भी मच गया है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं कि री एग्जाम फॉर ऑल होना ही चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। देखिए, हम आपको बता दें कि अब अमित विक्रम सिर्फ शिक्षक नेता नहीं है बल्कि जन सुराज के प्रवक्ता भी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि आपने भी बड़ा सा एक ट्वीट किया है। आपने भी उसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि री एग्जाम फॉर ऑल होना ही चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, इसके बहुत तथ्यात्मक कारण है, बहुत फैक्चुअल रीजंस हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि 12,000 अभ्यर्थियों की आपने परीक्षा कैंसिल कर दी। 12,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। किसी जिले में 5-10 सेंटर बनते हैं तब भी वहाँ पे 12,000 अभ्यर्थी नहीं होते हैं। तो आपका एक बापू परीक्षा केंद्र जो है वो एक छोटा सेंटर नहीं था, वहाँ 12,000 अभ्यर्थी थे। इट्स अ बिग नंबर। आप अगर कंपैरेटिवली देखेंगे इट्स अ वेरी बिग नंबर। किसी एक जिले में जितने अभ्यर्थी होंगे उससे ज्यादा एक सेंटर पे थे। तो अगर आप उनकी अलग से परीक्षा लेंगे तो उनका स्कोर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक बात। अगर आप स्कोर में नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो फिर तो जिसका छात्र विरोध कर रहे थे वो नॉर्मलाइजेशन वापस आ गया। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर जो आप सेट करेंगे इस बार रिलेटिवली जो क्वेश्चन पेपर था वो इजियर था कंपेयर टू 67 से लेकर 69 का जो पैटर्न आ रहा था। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस थे। तो इनको पैटर्न तो पता चल गया, दे हैव एन एडवांटेज कि भाई हमें एडवांटेज है। हम तो जान रहे हैं कि ये भाई एकदम मतलब क्लियर कट क्वेश्चन आंसर है, इस बार एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो वो उनका एडवांटेज होगा, तो ज्यादा उनको चांसेस होंगे कि वो मार्क्स ज्यादा ले आएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो दोनों केस में जो बाकी अभ्यर्थी उनको घाटा है। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसके लिए विरोध में इतना आंदोलन चला, आप उसको बात को नकार रहे हैं। दूसरी बात, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो ये लोग एडवांटेज पे रहेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको घाटा है। तो इसलिए सभी लोग मांग कर रहे हैं कि भाई परीक्षा सबके लिए कैंसिल हो, री एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो हंगामा हुआ था उसके जो मुख्य बिंदु थे उस पर अभी तक बीपीएससी अध्यक्ष जी का कोई मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। कितनी बार एक्सप्लेनेशन दे बीपीएससी चेयर? मतलब ये सब कुछ बता दिया है। नहीं, उनके पूरे इंटरव्यू में देखिए जो मिसिंग पार्ट है, मैंने आपका इंटरव्यू देखा आपने लिया और भी चैनल्स उन्होंने जो दिया है मैंने सुना है, पूरे ध्यान सुना है। ये मिसिंग वो बता रहे हैं कि आखिर क्वेश्चंस लेट से क्यों पहुंचे, और किसी क्लासरूम में अगर 280 बच्चे थे तो 190 क्वेश्चन से क्यों पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि क्वेश्चन के पैक फटे हुए थे, तो फटे हुए थे तो फिर वो कहाँ गए थे उसके क्वेश्चन। तो ये जो आरोप है इसको लेकर के कोई कुछ नहीं कर रहा। ये क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने हंगामा किया हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हंगामा क्यों किया, क्यों हुआ, कौन दोषी था, क्वेश्चन कम कैसे पहुंचा, लेट कैसे मिल रहा था क्वेश्चन। अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास लेट पहुंचेगा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो हल्ला करेगा। और ये जो कह रहे हैं 15 मिनट लेट जाता है तो 15 मिनट लेट, ये कैसे आप करेंगे? एक क्लासरूम में अगर 300 बच्चे बैठे हैं, आपने 200 को पेपर दे दिया, 100 बच्चों को पेपर नहीं मिल रहा है और कहते हैं 100 बच्चों को पेपर लेट देंगे तो पेपर लेट हम लेंगे। ये कैसा लॉजिक है? बाकी बच्चे हल्ला नहीं करेंगे, हमको भी टाइम दो। वहाँ तो उन्होंने कहा कि हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते। क्या इस तरीके का अनाउंसमेंट हो गई थी? नहीं, अनाउंसमेंट की बात छोड़िए, आपको इस तरह का रूल है क्या? बीपीएससी के किसी मैनुअल में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर लेट से मिलेगा तो हम लेट से टाइम देंगे? और कैसे वो फिक्स करेंगे? अगर एक क्लासरूम में 300 बच्चे बैठे हैं, 100 को टाइम दे दिया आपने, बाकी 200 को नहीं दिया, फिर वो हल्ला करेंगे कि हमको भी टाइम दो। तो इस तरह का जो फियास्को है, उन्होंने कहा कि टाइम देने को हम तैयार
रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए जी। टाइम आप देंगे बात और की बात ये है। भी कहा है कि जांच अब भी चल रही है, जद में कई आ सकते हैं। जांच चल रही है तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए था ना कि क्वेश्चन पेपर कैसे घट गया। ये तो वो बता नहीं रहे हैं कि किसकी गलती थी, किसकी गलती की वजह से क्वेश्चन पेपर घटे, किसकी गलती की वजह से क्वेश्चन पेपर लेट बटे। ये दो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए वो क्वेश्चन पेपर? जब एक क्लासरूम में एक डेफिनेट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आने थे, कम आए, तो बाकी कहाँ गए वो क्यों नहीं बता रहे हैं? तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाकी आ ही रहे थे लेकिन हंगामा हो गया उस आ दौरान। ही रहे थे तो किसकी वजह से लेट हुए ये क्यों नहीं बता रहे हैं? वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं किसके वजह से लेट हो रहे हैं? अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर वो कह रहे हैं, कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भूमिका जांच करेंगे। बिल्कुल। लेकिन याद कीजिए पटना डीएम की रिपोर्ट भी सबके रिपोर्ट सामने भी है, जी। लेकिन ये आप बताइए कि ईओयू ने बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के समय ही कहा था कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका संदेह के घेरे में है। अखबारों में भी बड़े-बड़े पन्नों में छपा, बार-बार आती है कि 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका संदेह के घेरे में। 1 साल में ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि कौन वो 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और 1 साल बाद कार्रवाई करेंगे, जबकि कार्रवाई तो देन एंड देयर होनी चाहिए थी। तब ना अभी आप किसी भी मुजरिम को, किसी भी अपराधी को आप साल भर का समय दे रहे हैं सबूत मिटाने के लिए, साल भर का समय दे रहे हैं अपना बैकअप करने के लिए। आपको देन एंड देयर उन 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों को, संचालकों को, जिनकी भूमिका थी उसमें, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए था। आपने साल भर उनको खुला छूट दे रखा है कि वो सबूत मिटाते रहें, कवर अप करते रहें, अपने एस्केप प्लान थ्योरी तैयार कर लें, तब आप उनको कह रहे हैं कि अब हम पकड़ेंगे। ईओयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी देखिए। जी, जी, जी। तो इस सब से ये समझ में आ रहा है कि जो पूरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही गड़बड़ी है। ये कोई एक सेंटर की समस्या नहीं है या किसी एक एग्जामिनेशन की समस्या नहीं है। रिपीटेडली आप देखिए पिछले 3 सालों में 2022 में 67 बीपीएससी सीसीए के पेपर लीक हुआ, 2023 के अंत में या 24 की शुरुआत में टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, फिर अभी ये हंगामा हो रहा है। तो सिस्टमैटिकली बीपीएससी में एक समस्या है और इस समस्या को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अखबारों में, मीडिया में, ईओयू के सोर्सेज से बार-बार खबर आती है कि बीपीएससी कार्यालय के अंदर के लोग भी इस चीज में कहीं ना कहीं शामिल हैं। कैसे पूरा लीक हो जा रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच जा रहा है, पेपर कहाँ था, कहाँ गया, कैसे क्या हुआ? पेपर लीक तो इस बार नहीं हुआ है। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ है तो जांच ये की तो प्री प्लान्ड था सब कुछ। ये देखिए ये जांच का विषय है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जांच होनी चाहिए ना। हाँ। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी जांच जारी है, दूसरी तरफ खुद ही घोषणा कर दे रहे हैं लीक भी नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई चीज जांच के प्रक्रियाधीन है तो आप वर्डिक्ट कैसे दे रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ हो? पता तो चले आखिर वो पेपर लेट तक कहाँ थे। जो सील फटने का छात्र आरोप लगा रहे हैं, वहां से जो वीडियोज आए एग्जाम सेंटर से, उसमें छात्रों ने आपके सामने भी आरोप लगाया कि जो सील था बुकलेट का जो वो फटा हुआ था और अध्यक्ष जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसमें कहा कि इस पैकेट का सील नहीं फटता है। बाद में कुछ पत्रकारों ने एकदम एक झटके में फाड़ के दिखा दिया। तो ये सारे जो आरोप लग रहे हैं बीपीएससी पर, इसका एक थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस समय तक जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो बीपीएससी चेयरमैन को इन सब प्रक्रिया से आगे अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद जांच के दायरे में है वो खुद क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई। गड़बड़ी नहीं हुई तो हंगामा क्यों हुआ? अच्छा, अभी आपने जिक्र किया नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन बीते दिन भी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी बीपीएससी चेयरमैन से और मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा था। उन्होंने साफ कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर 12,000 जो अलग से परीक्षा लेंगे उनका क्या होगा? हाँ। क्या होगा? क्या दोनों जो पहले दे चुके हैं और जो 12,000 देंगे सबका सेम मार्क्स पे ऐसे रैंडमली आप मतलब क्वालिफिकेशन तय कर देंगे? तो वैसी परिस्थिति में इन 12,000 को एडवांटेज होगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न इनको पता चल चुका है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं या कैसा इस बार का सिलेबस से आ रहा है क्वेश्चन का जो कह लीजिए एक ओवरऑल फॉर्मेशन है वो पता चल चुका है, तो एडवांटेज में रहेंगे। तो आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो उनको एडवांटेज होगा, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो सब जिस चीज का विरोध कर रहे थे आप फिर से वही कर रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये भी क्लियर नहीं है। दूसरी बात, ये जो नॉर्मलाइजेशन का सारा बखेड़ा है ये शुरू कैसे हुआ? आपने कभी बीपीएससी के इतिहास में, हमने मतलब 10-15 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले भी हमारे सीनियर्स लोग तैयारी करते थे, हमने कभी नहीं सुना कि बीपीएससी बजाफ्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुला करके मीटिंग करे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक संवैधानिक संस्था बैठक करती है क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट को संवैधानिक संस्था है क्या? वो क्या शिक्षाविद बिहार में वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बचे हुए थे? एक तरफ आप कहते हैं कि कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध है, ईओयू कहती है कि पेपर लीक में उनका हाथ है, दूसरी तरफ आप कोचिंग संचालकों को बैठा करके मीटिंग कर रहे हैं बीपीएससी के अंदर, और उस कोचिंग संस्थाओं की बैठक में आपने ही चर्चा किया था ना कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर चर्चा की थी। और खुद बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि खान सर, रहमान सर जैसे कई सारे कोचिंग संचालकों ने नॉर्मलाइजेशन पर सहमति दर्ज की थी कि हाँ नॉर्मलाइजेशन एक ठीक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रक्रिया है। बाद में भले वो मुकर गए और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, लेकिन चर्चा शुरू कहाँ से हुई?
चर्चा शुरू तो बीपीएससी की तरफ से हुई, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, किन्हीं ने तो उनको परीक्षा में नॉमिनेशन होगी या नहीं होगी इस पर चर्चा तो शुरू की। तो संदेह तो छात्रों के मन में आपने ही डाला, और जब बात आपके आपे से बाहर हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, तब आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। तो पहले कुछ चीज आप ले आते हैं डोमेन में कि होगा नहीं होगा, सब लोग विचार दीजिए, और जब विचार खिलाफ आने लगता है तो आप कहते हैं नहीं होगा। तो सब चीज की जड़ तो स्वयं आयोग है ना, आयोग ही इन सब चीजों को लेकर के छात्रों को उकसाता है, भड़काता है, संदेह के घेरे में डालता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, विवाद बढ़ने पर बैकट्रैक कर जाते हैं। विवाद नहीं होता तो हो सकता है नॉमिनेशन कर देते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर सबकी परीक्षा होती है तो उन परीक्षार्थियों के साथ ज्यादती होगी जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है? देखिए, विरोध करने से पहले हमें थोड़ा इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। देखिए, जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है, दोबारा उनकी परीक्षा जाएगी तो वो भी अच्छी जाएगी, ठीक है। जो अच्छी, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल, जो योग्य विद्यार्थी है वो अच्छा, ऐसा पहले नहीं हुआ पेपर कैंसिल किया, पहले भी पेपर कैंसिल हुए हैं। 67वीं कैंसिल हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 कैंसिल हुआ। तो जब भी पेपर लीक या गड़बड़ी या इस तरह कुछ विवादास्पद चीज होता है तो पूरा सेंटर कैंसिल होता है, कोई एक डेफिनेट सेंटर कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि संदेह के घेरे में सब आ जाते हैं। और अब तो आज मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे कई सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें अलग अलग जिलों में जो परीक्षा दे रहे थे अभ्यर्थी, वो भी अपनी बात रखें कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ गड़बड़ी चल रही थी, हमारे यहाँ लग रहा था जैसे कुछ सेटिंग हो, आपस में परीक्षार्थी साथ में बैठ करके, मतलब कुछ तरह की बातें ट्विटर पे हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हम लोग को आज जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं, फिर से परीक्षा होगी तो फिर उसमें पास होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फिर से परीक्षा होगी तो वो पास नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर करे सरकार कि फिर से जो परीक्षा हो, तो हम लोग कई बार इस चीज को लेकर कहे हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हो वो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में हो। अभी क्या करती है ना बीपीएससी, रैंडमली 300-400 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट में भेजती है। किसी का घर नवादा है तो आप उसको गया दे दीजिए, आप नालंदा दे दीजिए, नवादा वाले को आप अररिया दे दे रहे हैं, किशनगंज वाले को आप रोहतास दे दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कई बार हमने आवाज उठाई है कि ये चीज रैंडमाइजेशन के से नहीं बल्कि अगल बगल के जिलों में दिया जाए ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। ठीक है, लेकिन मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि अगर री एग्जाम फॉर ऑल नहीं होता है तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि लगातार आप भी अभ्यर्थियों के साथ संपर्क जी, में हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं, और अगर ये री एग्जामिनेशन नहीं होता है, जैसे छात्रों की एक बैठक हुई थी 2 दिन पहले, रविवार के दिन हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि री एग्जामिनेशन फॉर ऑल के लिए मुहिम चलाई जाएगी, और ये मुहिम अभी सब लोग मिलकर के चला रहे हैं। और अगर ये सफल नहीं होता है तो फिर से छात्रों की हम लोग बैठक करेंगे, छात्रों के साथ जो अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षाएं कैंसिल हुई या जिनको संदेह है कि इस परीक्षा का संचालन सही से नहीं हुआ, उनके साथ बैठक करेंगे, फिर आगे की रणनीति भी तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी फिर से एक बार आंदोलन होगा, देखिए, फिर से एक बार लाठियां चलेंगी, फिर से एक बार हिरासत में देखिए, लिया जाएगा। लाठी चलाना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में अगर कोई अपनी बात रख रहा है, उसकी बात को शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए। मैंने पूरा वीडियो देखा एग्जामिनेशन सेंटर पे, बापू परीक्षा केंद्र पे जो बवाल हुआ, वो हिंसक प्रदर्शन नहीं था। बीपीएससी आयोग के पास ही जो प्रदर्शन हो रहा था या गर्दनीबाग में जो प्रदर्शन होता है, वो हिंसक प्रदर्शन नहीं थे। वो छात्र अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए वो हंगामा हल्ला कर रहे थे। हल्ला करना और हिंसा करना अलग अलग चीज होता है। हल्ला करने के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। हल्ला करना तो लोकतंत्र में जब आवाज, सेंसिटिव एरिया है बीपीएससी, अरे सेंसिटिव एरिया है, और वहां पर जाकर आप हो हल्ला कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कर देखिए रहे हैं। बीपीएससी सेंसिटिव एरिया है। बीपीएससी खुद सेंसिटिव क्यों नहीं है? बीपीएससी को सेंसिटिव होना चाहिए ना छात्रों के डिमांड्स को लेकर के। बीपीएससी अगर सेंसिटिव होती तो छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बैठ के बात करती, वो एक नोटिस निकाल दी होती कि भाई बाज़ाब्ता नोटिस निकाल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो वो खुद सेंसिटिव नहीं है, बस हम निकाला था, नोटिस निकाला था शाम में, हल्ला हंगामा होने के बाद, शाम में हल्ला देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए ना। देर आए दुरुस्त आए। उसी दुरुस्त होने के चक्कर में कई छात्रों को बर्बर लाठीचार्ज हुआ, पैर टूट गए, किसी का सर फट गया, एक छात्र नेता जेल चले गए। इस तरह के जो हमारे खान सर थे वो भी बेचारे हॉस्पिटल भर्ती हो गए। इस तरह की समस्याएं क्यों हुई? क्योंकि आपने कम्युनिकेशन चैनल को बंद कर रखा। आप छात्रों से संवाद नहीं करते हैं, 1 to 1। आप एक तरफ कहते हैं कि जांच जारी है, दूसरी तरफ क्लीन चिट देते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है। पेपर लेट पहुंचा तो किसकी वजह से लेट पहुंचा, कहाँ गए बाकी पेपर, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो आयोग खुद सेंसिटिव नहीं है,
खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि फिर से एक बार आंदोलन होगा। बिल्कुल, अगर री एग्जाम फॉर ऑल नहीं होता है तो अगर आंदोलन अगर होगा। छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो जी। छात्र जो भी तय करेंगे उसमें हम लोग उनके साथ हैं। हाँ। उनके हर कदम और हर निर्णय पर हम उनके साथ हैं। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने, बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।